हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं योजना मैगजीन। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ योजना की मैगजीन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अप्रैल मंथ की योजना मैगजीन। देखिए, अप्रैल मंथ से ही मैंने क्यों स्टार्ट किया आपको बता देता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक को कवर किया गया है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आपका एक पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से रिविजन भी हो जाएगा, तो इसको जरूर फॉलो करना है। इसमें एक स्पेशल बात है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिकमेंडेशन में हमने तैयार किए हैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं कि आप योजना मैगजीन से किस तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। साथ में ही प्री के क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, उस आर्टिकल्स में से निकाल के किस तरीके से आर्टिकल्स में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। किस तरीके से आप यहाँ पे सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों से मेंस का आंसर निकालेंगे और मेंस के आंसर राइटिंग में उसको यूज करेंगे। तो यही सारी चीज़ें इस मैगजीन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है, तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है। हम पार्ट बाय पार्ट इसका लेके आएंगे। ये पहला पार्ट है, आपको ध्यान पे रखना है। कौन सा पार्ट है? ये फर्स्ट पार्ट है अप्रैल मंथ की मैगजीन। इसमें हम एक एक दो करके आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट मैं यहाँ पे आपके नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी पॉइंट छूट के जाने वाला है। हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से योजना मैगजीन से तैयार करते हैं, काफ़ी लोगों की क्वेश्चन से काफ़ी लोग पूछना चाहते थे, तो वही सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मेंशन की है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ में जो द हिंदू का एनालिसिस हमारा चल रहा है, उसको भी आपको जरूर देखना है। बहुत अच्छा एनालिसिस चल रहा है। हम वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स तैयार करवाते हैं, साथ में एडिटोरियल से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पेज में ही जब आप खोलेंगे, पलटाएंगे, तो पहले पेज में यहाँ पे लिखा हुआ हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको याद रखना है कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं पे भी प्रिंटेड नहीं है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि वो प्रिंटेड फॉर्म में। मैं आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ, जिस तरीके से आप यहाँ पे आर्टिकल्स में लिखे हुए वर्ड्स को देख पाए बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट टाइपसेट और प्रिंटेड बट was handwritten and calligraphed in both इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और वैसे मैंने इसके ऊपर नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, तो मैं नोट्स से भी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, योजना मैगजीन की पीडीएफ चाहिए, या फिर द हिंदू के पीडीएफ चाहिए, या फिर द हिंदू के नोट्स की पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन, या फिर योजना मैगजीन के पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आपको हमारा फेसबुक का जो पेज है और ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं हर जगह उसको शेयर कर देता हूं, जिससे जिसको जहां भी सहूलियत पड़े वो वहां से डाउनलोड कर सके और पढ़ सके। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल कॉपीज वगैरह इसके अंदर। वैसे मैंने हाईलाइट भी करके रखा है, जो लोग अगर पढ़ना चाहें तो मैं उनके साथ ही जरूर शेयर कर दिया करता हूँ कि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स की तरफ। जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हैंड रिटन से हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से हम चलेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के पास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे योजना मैगजीन की किस तरीके से हमने नोट्स को तैयार किया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम में जाके स्टडी टाइम ओनली सर्च करना है, वहां से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सबसे हमारा जो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हमारा सबसे रिटन वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको यार, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स आते हैं, 22 पार्ट्स आते हैं एंड 12 शेड्यूल्स आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बेसिक यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। ये जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आप कह सकते हैं कैलीग्राफ भी किया गया है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको याद रखना है। 2 लैंग्वेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कैलीग्राफ और लिखा गया है, नॉट टाइपसेट और प्रिंटेड। इसे प्रिंट नहीं किया गया है ना टाइप किया गया है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आर्टिस्ट, अगर मैं बात करता हूँ
कौन से इसके अंदर आर्टिस्ट थे, वो कौन आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, इसको इतनी अच्छी तरीके से सजाया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिस्ट कौन है, जिन्होंने हैंड क्राफ्ट किया है, हाथ से क्राफ्टेड किया है। शांति निकेतन जी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये नाम आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। कैलीग्राफी जो टेक्स्ट है, जो कैलीग्राफी आप लोग जानते ही होंगे किस तरीके से कर्सिव राइटिंग की जाती है। जैसे अगर जी को अगर बात किया जाए तो इस तरीके से जी को लिखा जाता है, और ए किया जाए तो इस तरीके से ए को लिखा जाता है। तो इस तरीके से अलग फॉन्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, वही होते हैं। तो ये कैलीग्राफी कहलाती है। तो कैलीग्राफी की मदद से यहाँ पे कौन है, प्रेम बिहारी जी ने इसे वर्ड्स दिए हैं, कैलीग्राफी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। और ये सारी चीजें किसके गाइडेंस में हुआ है, नंदलाला बोस जी के गाइडेंस में हुआ है। तो ये इनके तीनों के नाम आपको यहाँ पे बाय हार्ट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल हमारी जो कॉपी है उसको बहुत अच्छी तरीके से हीलियम फाइल करके रखा गया है। कहाँ पे, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि हर पार्ट्स, जैसे कि हमने देखा 22 पार्ट्स टोटल हैं हमारे। तो हर पार्ट्स स्टार्ट होने के पहले क्या दिया गया है, कुछ पिक्चर्स वहाँ पे दर्शाई गई हैं। वो कैसी पिक्चर्स है, जैसे हमारे नेशनल हिस्ट्री से रिलेटेड वो पिक्चर्स हैं। तो उन पिक्चर्स को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब पिक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन अगर अराइज होगा तो वो किस स्टाइल में पिक्चर है, वो ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है मिनिएचर स्टाइल है। मिनिएचर स्टाइल वो होती है जो छोटे छोटे पिक्चर बनाई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बताई जाती हैं। जैसे इसका जो यूज किया गया है, कलरफुल यहाँ पे यूज किया गया है, स्मॉल इन साइज है, बहुत छोटे छोटे साइज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक पिक्चर के अंदर जब दर्शा दी जाती हैं तो उसे हम मिनिएचर स्टाइल कहते हैं। जो कि इसके बहुत सारे उड़ीसा स्कूल, राजस्थानी स्कूल, इस तरीके से वेरियस स्कूल्स भी इसके हैं। यूज नेचुरल कलर फॉर द पेंटिंग, पेंटिंग के लिए यहाँ पे नेचुरल कलर यूज किए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है मिनिएचर स्टाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार की यहाँ पे पेंटिंग्स है, तो वो याद रखना है। मोहनजोदारो से रिलेटेड बहुत ही अर्ली पीरियड से लेके वैदिक पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, मयूर पीरियड हो गया, मुगल एरा हो गया। तो सभी एरा को, सभी पीरियड्स को, सभी हिस्ट्री के, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा निकल के आया था, इन सभी चीज़ों को इस यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन सा यहाँ पे पिक्चर है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो पेंटिंग्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, जो वेरियस आर्ट फॉर्म को यहाँ पे दर्शाता है, अलग अलग स्टाइल से ये चीज़ बनाई गई है। तो ये मिनिएचर स्टाइल की पेंटिंग है जो अलग अलग हिस्ट्री पीरियड्स, ये देखिए बुद्धा जी हो गए यहाँ पे, ये दर्शाया गया है वैदिक काल का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना, ये बुद्धा का टाइम पीरियड का यहाँ पे दर्शाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये किस फॉर्म में लिखा गया है, कैलीग्राफी फॉर्म में लिखा गया है। तो ये है कैलीग्राफी राइटिंग। तो आप लोगों ने को कैलीग्राफी राइटिंग भी दिखा दी और मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे, और जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो हम बारी बाय बारी करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से इस पर रिस्पॉन्स आता है, तो मैं अगले मंथ की मतलब अप्रैल मई की भी जो मैगजीन है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा साथ ही साथ। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग इस तरीके से डिस्कशन चाहते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नोट्स जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे पर वो प्रिंटेड फॉर्म में और उस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो वो आपको नोट डाउन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। तो काफ़ी लोगों ने ये बोला, इसलिए हम ये एक इनिशिएटिव्स के तौर पे आए। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए, हर एक जगह फैलाइए, जिससे लोगों का यहाँ पे फ़ायदा हो पाए। और देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वी द पीपल, मतलब हम भारतीय, हम जो इंडियन हैं, हम जो लोग हैं, हमारी बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जिक्र किया जा रहा है, तो हमने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देन हम डिस्कस करेंगे सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इशू को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वी द पीपल। अब देखिए इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने छाट लिया है और आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर लिया है।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वी द पीपल, आपको ये कुछ डेट्स याद रखनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डेट्स डाल दी हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, एक तरफ आपको सारी डेट मिल जाए पूरे आर्टिकल को। तो अगर आप चाहें तो इस डिस्कशन के बाद रीड भी कर सकते हैं उसको, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो देखिए 26 नवंबर दैट इज द क्या है हमारा 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। तो 26 नवंबर को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये आपको याद रखना है। 2019 याद रखना है, 2019 में क्या मार्क हुआ था, 70 ईयर्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए पूरे हमारे 70 साल हो चुके हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट दैट इज द 14 अप्रैल। अब 14 अप्रैल को क्या होता है, 14 अप्रैल को हमारे माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उनका बर्थ हुआ था, बर्थ डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत एक ऐसे मानव ऐसा इंसान जिनका नाम लेते ही रगों में एक तरीके से एक उबाल पैदा हो जाता है, खून दौड़ने लगता है, आप कह सकते हैं। अंबेडकर जी, इन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, अगर आप इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा और पता चलेगा कि कितनी मेहनत से ये दौड़े हैं और लगन से इन्होंने ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और हमारा तैयार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी की ये हेड भी रहे थे, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के ऊपर। तो और एसटी एससी के जो भी कम्युनिटीज के लोग हैं उनको ऊपर लाने में, समाज में बराबर का हिस्सा सबको देने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो 14 अप्रैल को यहाँ पे 130th एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है, इसलिए यहाँ पे ये मैगजीन इन पॉलिटी के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड की गई है योजना के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं और कुछ नए पॉइंट्स। यहाँ पे बताया गया है कोर प्रिंसिपल, जो वी द पीपल का यहाँ पे कोर प्रिंसिपल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कोर प्रिंसिपल है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोर प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लिबर्टी, सबको लिबर्टी होनी चाहिए कि नहीं, इक्वलिटी, क्या सबको समानता का अधिकार होना चाहिए कि नहीं, यस होना चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए। इसीलिए ये चीज कहा गया है कि ये हमारे कोर प्रिंसिपल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, आप इसे हटा नहीं सकते हैं। हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी बहुत मायने रखती है, ये सारी चीजें क्या है, हमारे कोर प्रिंसिपल है। अब इसको कौन कौन सी चीजें प्रोटेक्ट करती है, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना क्या, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आप याद रखिएगा। एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये तीनों चारों चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से हार्ट आप कह सकते हैं। और जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये जो कोर प्रिंसिपल है बताया गया है कि यही क्या करेंगे, हम जो ऑल इंडियन से सभी उनका फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे तो एक एक करके जब आने वाले आर्टिकल्स के अंदर हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही या कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको लिखना है और बताना है। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है उसके कुछ की पॉइंट्स की। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नाइदर टू रिजिड, इतना रिजिड नहीं है कि आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते, और ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी उसे चेंज कर दे। तो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के यहाँ पे बनाया गया है कि जहां पे जरूरत है चेंजेस की, वहां पे हम चेंजेस करेंगे, और जहां ऐसा है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, बेसिक वैल्यूज हैं, जैसे कि इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम सबका होना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं छीनने चाहिए, इस तरीके जो कोर वैल्यूज है उसे चेंज नहीं करना चाहिए, तो वहां पे रिजिड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो कि किसी को दुनिया की और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से चीजें नहीं पाई जाती। तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गर्व होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते होंगे कि पिछले 70 सालों के अंदर हमने 100+ अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो समय के साथ चेंजेस होना भी जरूरी है। प्रीएम्बल जो मेंशन है, जो कि एक रूपरेखा दिखाता है, प्रीएम्बल आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। जब आप कंटेंट देखते हैं किसी भी बुक का, अगर आप कंटेंट देखते हैं
तो आप क्या करते हैं, कंटेंट से सारी चीजें देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो एक तरीके से प्रीएम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट। तो देखिए, जो लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक योजना मैगजीन है कि आपका एक फुल हॉलिस्टिक वे में प्रिपरेशन हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगा। कुछ लोग डीडी वसु को भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी मैगजीन है, क्योंकि इस मैगजीन के अंदर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स दिए हैं जो डीडी वसु से लिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है उस बुक को तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और आप साथ ही साथ कोशिश करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स जरूर बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं देन इट्स ओके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, आपका समय बचेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, प्रीएम्बल के अंदर हमारे बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि हम एक एक को पकड़ के चलें, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीजें हैं, रूल ऑफ लॉ को मेंशन किया गया है कि हम किस तरीके से लॉ के ऊपर काम करेंगे, जो कि हमारी क्या है, कोर वैल्यू है। आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो आप यहाँ रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर जी को क्या कहा गया है, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था, ये कॉट इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद रखना है। क्या कहा था इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज द व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इज ऑलवेज स्पिरिट ऑफ एज। तो यहां से आप इन चीजों को इनहेंस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे के अंदर और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये बेसिक कॉर्ड्स को आप जब मेंशन करते हैं तो आपका आंसर इनरिच्ड हो जाता है, वहां पे वैल्यू बढ़ जाती है आपके आंसर की और आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो ये इस तरीके से कॉर्ड्स आपको याद रखने हैं। लेजिस्लेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। अब देखिए, पहले तो लॉ बन गए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जो लॉ बन गए वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, वो टाइम के साथ चेंजेस होंगे। हो सकता है कुछ नए भी लॉ लाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे चीजों को चेंज अडेप्ट करने की जरूरत है। तो लेजिस्लेशन क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है राइट्स को, सबको यहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि ट्रांसजेंडर पर्सन को राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया है जो कि एक्चुअल में उनको जरूरत थी, तो ये चीज प्रोवाइड की गई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी की और हमारा एक नया कदम यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, बैन ऑफ ट्रिपल तलाक, जो कि बहुत सारी ऐसे रीति और रिवाज हैं जो कि धर्म के अंदर मनाए जाते हैं, और हमने क्या किया, उस चीज को बैन किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रिपल तलाक को बैन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और यहाँ पे टिक भी कर दिए। तो अगर आप चाहें तो इसको रीड भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को करने पर, निकालने में पढ़ना पड़ता है। तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाए। और वैसे भी ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ें मेंशन है, उनके अधिकार क्या क्या हैं। तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल जो है इंसान को भी पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर पूरी तरीके से तो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स निकल के आया। ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार, आप कह सकते हैं मानवाधिकार। तो आप लोगों ने काफी सुना होगा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि आपके ह्यूमन राइट्स को सिक्योर कहते हैं। ह्यूमन राइट्स एक तरीके से एक ऐसा राइट है, आप कह सकते हैं, जो आपको मिला है आपके ह्यूमन होने की वजह से। अगर आप एक मानव हैं तो उसकी वजह से आपको ये अधिकार दिया जाता है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जैसे जीने का भी अधिकार, आपको खाना मिलने का अधिकार, फूड का अधिकार, और बहुत सारी तरीके से इस तरीके से राइट्स हैं। तो उन सभी
भी राइट्स को हम देखेंगे, ये हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले ही वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो या ना हो। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दैट्स ओके, आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों से भिन्न हो चुके हैं, पहले ही अलग हो चुके हैं और आपने बहुत अच्छा लेवल पे पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अधिकार ही नहीं जानते, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, हमको नॉलेज है, तो हमारे ऊपर ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ, उनको ये सारी चीज़ें बताएं। तो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव अधिकार क्या होते हैं, फिर यूएनएचआरसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कैसे निकल के आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स से पहले हमने कुछ ऐसे अधिकार दे दिए जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है हम उसको देखेंगे। फिर हम इसके अंदर फटाफट देखेंगे कि ह्यूमन केसेस देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इन्हेंस किया है ह्यूमन राइट्स की इशू को, और डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती गई है वैसे वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो रहा है। हमने बहुत सारे नए अधिकार जोड़े हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी वगैरह हो गया, और रिसेंटली अभी बहुत सारे इस तरीके से आर्टिकल जो हैं जुड़ते जा रहे हैं, अधिकार जो हैं जुड़ते जा रहे हैं। कुछ हम फ्लॉज देखेंगे कि क्या नेगेटिव यहाँ पे फ्लॉज निकल के आया है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है। तो अब ये सारी चीज़ें देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, एनजीओज़ का रोल देखेंगे। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सारे टॉपिक आपके यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। सो हेयर इज योर हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स, हम किस तरीके से अपने ह्यूमन राइट्स को बचा के रखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। चैनल को अगर आप नए आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वेरियस जो हमारे सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम फेसबुक वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी रिसेंट्स के अपडेट्स हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक राइज होता है कि यार ह्यूमन राइट्स होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है मानव अधिकार, आपके कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपको नहीं मालूम है, मानव होने की वजह से आपको कुछ अधिकार मिले हैं, तो उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां हम देखेंगे राइट पोसेस्ड बाय द एवरी ह्यूमन बीइंग, मानव होने की वजह से, ह्यूमन होने की वजह से आपके कुछ अधिकार है, इर्रेस्पेक्टिव हो नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। तो इससे डिपेंड नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका क्या रिलीजन है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस रेस के हैं, आप ब्लैक हैं, वाइट हैं, ये इट डजंट मैटर, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पर नेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यहाँ पर नेशनैलिटी भी मैटर नहीं करती है कि आप इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाइना के अंदर रह रहे हैं, यूएसए के अंदर रह रहे हैं, जापान के अंदर रह रहे हैं, ये वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री के अंदर रहते हैं, आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको ये अधिकार मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। विदाउट, अगर आपको मानव अधिकार ना दिया जाए, इन अधिकारों के बिना आप कह सकते हैं एक मानव मानव नहीं है। दैट मीन्स ह्यूमन इज नॉट अ ह्यूमन विदाउट द ह्यूमन राइट। आप इस कोट को भी मेंशन कर सकते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन नहीं है विदाउट ह्यूमन राइट। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, आप खुद इस तरीके से कह सकते हैं। तो वी कांट लिव विदाउट ह्यूमन बीइंग, तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो ह्यूमन राइट यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीडम, आपको एक फंडामेंटल फ्रीडम होना चाहिए आपके पास। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा फ्रीडम है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप थ्रू एजुकेशन के थ्रू, ये इंटरनेट के थ्रू आप मेरे लेक्चर को देख पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेरा फ्रीडम टू एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। आपके पास फ्रीडम है कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं हर जगह, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसका नॉलेज को ले सकते हैं, तो ये आपका फ्रीडम है। तो ये सारी चीज़ें, आप किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रीडम हो सकती है। तो फंडामेंटल फ्रीडम्स होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन सोचेगा, समझेगा, उसके पास दिमाग है, तो वो क्या करेगा, अपनी इंटेलिजेंस को पढ़ाएगा,
आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ के क्या करते हैं, आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं। आप क्या होगा, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप एक समझदार इंसान बनेंगे, आप सही फैसले लेंगे, तो आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सके, आप अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, आप अपने कॉन्साइंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं। तो इन सारी क्वालिटीज़ के बिना कोई ह्यूमन नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इससे अपना स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड अदर नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके कुछ नीड्स होते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपके कुछ नीड्स हैं, आप उसको फुलफिल करेंगे। तो उसको फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स। हमने डिटेल में देखा ह्यूमन राइट्स क्या है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस UNHRC। तो आपको याद रखना है UNHRC, दैट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है, एक ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कब बनी गई थी, UNGA दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मार्च 2006 में इसको बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर 47 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। यूएस ने अभी रिसेंटली इसके अंदर से विड्रॉ किया 2018 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है। चलिए आगे हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि UNGA दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में, देखिए हमारा संविधान 1950 में बनके तैयार हो गया था। तो हमने तो उसी टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दे दी थी। तो लेकिन ये 1966 में आया, दैट मीन्स बहुत टाइम बाद आता है। तो ये तो हम पहले ही राइट्स हमारे सिटीजन्स को और दे चुके थे। तो यहाँ पे बताया गया इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंट साइन हुआ था सिविल और पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड। तो इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो आई थिंक आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक लेक्चर सीरीज जरूर लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम वेरियस आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जरूर जाके आप उसको प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, उसमें आर्टिकल्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो जरूर आपको देखना है। हमने एक पहला लेक्चर ला चुके हैं और आगे अभी लाने वाले हैं, तो डिटेल में वहाँ पे आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्रैश कोर्स को भी आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर फुल पॉलिटी को 15 डेज के अंदर हमने डिस्कस किया है। दैट मीन्स एक लेक्चर लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 एंड 40 मिनट का है। तो आपको 7 से 8 घंटे में, 9 घंटे में फुल पॉलिटी कवर की गई है, जल्दी जल्दी वहाँ पे कि आप रिवाइज कर सके, इस अनुसार से कवर की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस बाय केसेस जो है फंडामेंटल राइट्स को इनरिच्ड किया है। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े गए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे बेसिक चीज़ें लिख दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे अगर वर्ड लिखा गया है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 क्या है हमारा, राइट टू लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जिंदा रहें, इस आपके सर्वाइवल रहना ही सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है कि आप जिंदा रह रहे हैं, जानवरों के तरीके से आपको मार मार के रखा जा रहा है या इस तरीके से। तो राइट टू लाइफ यहाँ पे ओपन राइट यहाँ पे कर दिया गया कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड आप देखेंगे लक्ष्मीकांत बुक के अंदर बहुत ज़्यादा ये मेंशन है राइट टू प्राइवेसी। जैसे रिसेंटली ये चीज़ आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया गया कि राइट टू प्राइवेसी भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था। तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब देखिए कुछ जो बेसिक ह्यूमंस को राइट्स मिलने चाहिए वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमंस होने के नाते यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि सम इंपॉर्टेंट राइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करके रख सकता है, जैसे कि वाटर, एक क्लीन वाटर जो है एक सफिशिएंट कंडीशन होती है कि साफ पानी आपको मिले। गुड हेल्थ होनी चाहिए, गुड हेल्थ की आपको इंश्योर हो कि ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ खराब है और कोई देख नहीं रहा, कोई वो, ये आपका एक मानवाधिकार है। फूड आपको मिलना चाहिए। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 21A के अंदर मेंशन किया हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट के ही अंदर ये चीज़ मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये सारी चीज़ें याद रखें। राइट टू प्राइवेसी जो कि रिसेंट
रिसेंटली हमने मेंशन किया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ऐसा ना हो कि आपको माल न्यूट्रिशन खाना तो दिया जा रहा है लेकिन वो जो खाना है आपका फूड है उस पर कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिला है, आप बिल्कुल बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके राइट है। आरटीआई जो आप कहते हैं कि आरटीआई फाइल वगैरह कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसा ना हो कि वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को इन्हेंस वो सारी चीज़ें कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। अगर इस तरीके से नहीं तो आप वहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आपके ऊपर आपको मिल जाता है कि कल्चरल रिलेटेड जो हो गया, एजुकेशनल रिलेटेड आपके राइट्स हैं। राइट टू लाइफ आ जाती है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स इसके अंदर आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा खुले हुए राइट्स हैं। अगर आप एक राइट्स के ऊपर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे राइट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखिए जो प्रिजनर्स होते हैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है आर्टिकल के अंदर प्रिजनर्स के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रिजनर्स जो होते हैं, कैदी जिन्हें जेल के अंदर बंद रहते हैं, तो उनके भी कुछ मानव अधिकार हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए। जैसे कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उनको फूड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको आप कैद सज़ा मिली है तो आप उनको कोई न्यूट्रिशन वाला फूड ना दे, कुछ भी आप दे रहे हैं बचा कुचा खाना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए ओवरहेड। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनको शेल्टर नहीं दिया जा रहा है, खुले में रखा जा रहा है, वो धूप गर्मी सर्दी जो है सह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। रीडिंग राइटिंग के लिए वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे ये चीज़ तो देखी गई थी, जैसे आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर ऐसे रहे हैं जो जेल में गए हैं और जेल में जाने के बाद उन्होंने बुक वगैरह लिखी। जैसे गांधी जी ने ही बुक लिखी थी, बहुत सारी चीज़ें जेल के अंदर रह के वो रीड करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसको आपको याद रखना है। इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू विथ मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने का अधिकार जो है, इनका अधिकार है कि वो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे वायलेट होता है ह्यूमन राइट्स। देखिए ये केस निकल के आया था रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह, याद रखिएगा वर्ड को, रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। यहाँ पे जेंडर इंजस्टिस हो रहा था, पॉल्यूशन। अब देखिए अगर कहीं पे भी यहाँ पे इस केस के अंदर बताया गया कि ये चीज़ क्या है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है। अब किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है कि आप देखिए अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जेंडर इंजस्टिस हो रहा है, सपोज कोई मेल को प्रायोरिटी दे रहा है, फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, दो लोग जो है मेल और फीमेल दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, एक जैसे काम को कर रहे हैं, ये पहले देखा जा रहा था, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि दोनों को वेजेस जो हैं, पैसे जो हैं, एक को मेल को ज़्यादा दिए जाते थे और फीमेल को बहुत कम दिए जाते थे। तो ये पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि जेंडर के ऊपर इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ जेंडर, आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो इसकी वजह से आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। या फिर आप एक तरीके से अभी अगर रिसेंट के एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ट्रांसजेंडर पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके साथ बहुत सारा भेदभाव देखने को मिला है, इंजस्टिस देखने को मिला है, जो को अभी रिसेंटली में ये सारी चीज़ें चल रही तो न्यूज़ में, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। पॉल्यूशन, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। आप सिंपल सी बात से सोचिए, अगर पॉल्यूशन आपके आसपास बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है, ये आपका एक ह्यूमन राइट का वायलेशन ही तो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर कोई वायलेट कर रहा है, कोई आपके आसपास कचरा फैला रहा है, ये गंदगी कर रहा है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उससे मना कर सकें, आप उससे बता सकें कि ये आप हमारा अधिकार को छीन रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट है आपका, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। माल न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं कि आपको न्यूट्रिएंट वाला फूड नहीं मिल रहा है। सोशल ऑस्ट्रेसिज्म ऑफ द लिस्ट, कि जो भेदभाव होता था, छुआछूत वगैरह होता था, वो चीज़ यहाँ पे मना की जा रही। तो ये सारी चीज़ अगर होती है तो इसे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। केस का नाम मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। एक बार फिर से केस का नाम आप लोग सुन लीजिए, रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया लेवल में तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर
अगर ह्यूमन राइट्स हमने बनाया है, हम इतना जोर दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकारों के ऊपर, तो कोई तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए ना, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को देखभाल करे, देखेगा, इसके ऊपर जजमेंट सुनाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा। तो यस, हमारे पास कौन है सेंट्रल लेवल पे एनएचआरसी, जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। तो याद रखना है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल एंड द स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल, कहाँ पे, स्टेट पे। तो यही सारी चीज़ें क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाए और प्रमोशन उसे किस तरीके से किया जाए कि लोगों तक ये पहले लोगों को पता चले कि क्या होता है ह्यूमन राइट्स, क्या होते हैं आपके मानव अधिकार। जो मैं कर रहा हूँ ये भी एक तरीके का एक प्रमोशन है ह्यूमन राइट का, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ ह्यूमन कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। तो यहाँ पे क्या करती है, अब अगर मैं बात कर लेता हूँ एनएचआरसी की, तो ये क्या करती है, इंक्वायरी करती है, कोई भी अगर कंप्लेन होते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, अगर वायलेशन हो रहा है, प्रमोट करती है रिसर्च ह्यूमन राइट्स के अंदर के और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर निकल के आ रही है, स्प्रेड करती है ह्यूमन राइट का अगर कहीं वायलेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये देखती है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये पेज को तो आपको बाय हार्ट रट लेना है कि क्या क्या चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें फेल्यूर है कि आज भी बहुत सारी जगह जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम जाके उन चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाने। तो ये चैलेंजेस हैं जो आप अगर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या किसी भी पोस्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। ये आपका अधिकार होता है, आपका ये कर्तव्य होता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये चीज़ करना है। जैसे फेल्यूर ऑफ पुलिस एक्शन, पुलिस के एक्शन बहुत जगह पे फेल्यूर देखने को मिलता है। अनलॉफुल डिटेंशन देखने को मिलता है कि किसी को भी डिटेन करके रख लिया और बिना टाइम पे ट्रायल पीरियड में और उनको बता नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, जैसे कस्टोडियन वायलेंस देखने को मिलता है, कस्टडी के अंदर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो वायलेंस करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर पर्टिकुलर बहुत सारी जगह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इलीगल अरेस्ट देखने को मिलता है, और ये पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था कि पर्सनल अगर दुश्मनी निकालने की वजह से बहुत सारी जगह जो है इलीगल अरेस्ट भी देखने को मिलता था। इंकाउंटर डेथ मिलता था, पहले जो होता था इंकाउंटर कर देते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है देखने को मिलता था कि एनकाउंटर होता था, उसकी वजह से उनका प्रमोशन होता था। इस वजह से इलीगल एनकाउंटर बहुत ज़्यादा होने लगे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरासमेंट होता था, हरासमेंट ऑफ द प्रिजनर्स के जो भी प्रिजनर्स है उनका हरासमेंट किया जाता था कि उनको हरास किया जा रहा है, उनको अच्छे तरीके से मतलब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बॉन्डेड लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ये आज भी हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है। आप लोगों को ये समझना होगा। अगर आप लोगों ने भी आसपास देखा होगा, तो अगर देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास भी आज भी कई बच्चे जो है काम करते हुए दिखते होंगे आपको। भले ही किसी न किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी रहती, पॉवर्टी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आज भी कई ऐसे जगह गांव हैं, राजस्थान आप कह लीजिए या हरियाणा कह लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे, मैं पर्टिकुलर स्टेट का नाम ऐसे नहीं ले रहा हूँ, पर फिर भी इन जगह पे बहुत ज़्यादा होती है जो चाइल्ड मैरिजेस जो हैं देखने को मिलती है, जो बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, डॉवरी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। जो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डॉवरी सिस्टम है बहुत ही बेकार सिस्टम है। दहेज प्रथा जिसे आप कहते हैं, तो दहेज की वजह से बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं और प्रताड़ना हुई है लड़कियों की। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक निकल के आता है। डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप किसी चीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि पहले जैसे दलित वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अब तो वो चीज़ नहीं होती। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर ये चीज मेंशन है कि आप किसी से अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी जो है ये पर्टिकुलर किसी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे नहीं की जाती है, लेकिन कुछ अलग बेसिस में की जाती है। वो कैसा है वो ये आपको देखना है। जैसे कोई सेक्स वर्कर है तो उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई ही पेशेंट है जैसे HIV और एड्स जैसे पेशेंट, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें टच नहीं कर रहे हो, उनका मतलब ना उससे कोई जॉब दे रहा है, इस तरीके से भेदभाव, बहुत सारे से भेदभाव, उससे
अलग नज़रिए से देखा जा रहा है समाज के अंदर। कोई भी डिसेबल पर्सन तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एक कोट की जो चीज़ मेंशन है कि ये मदर टेरेसा के द्वारा यहाँ पे कही गई है कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट प्रिविलेज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहीं पे भी एशिया के अंदर आप या जीएस पेपर्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स आर नॉट अ प्रिविलेज conferred by government. They are every human being's entitlement by virtue of humanity. तो मानवता की वजह से, ह्यूमन होने की वजह से ये चीज़ मिलना चाहिए ह्यूमन राइट्स, ना कि कोई कंट्री कोई गवर्नमेंट किसी सिटीजन्स को दे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो दिस इज द फाइनल आर्टिकल ऑफ दिस लेक्चर। तो इसके अंदर हमने वेरियस चीज़ों को डिस्कस किया। अब देखिए कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अंदर मेंशन है, तो आई थॉट कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स पता होंगे। तो जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हो गई, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। आई थिंक मुझे ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इस मैगजीन को मैं शेयर कर दूंगा, तो ज़रूर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसको हाईलाइट कर दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता भी दी गई हैं कि प्रेजेंस वगैरह के राइट्स वगैरह बता दिए गए हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी गई हैं। जैसे कुछ जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे नहीं लिखे हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे नालसा केस, आप लोगों ने चीज़ तो पढ़ी होगी, नॉर्मल सी चीज़ें, नालसा वगैरह हो गए। जो थर्ड जेंडर की बात की जा रही है, तो अभी रिसेंटली ये करंट में चल रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, एलजीबीटी के राइट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी जा रही। बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर दी गई हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देखिए एनजीओ, सोसाइटी, जो मिनिस्ट्री वगैरह है, ये बहुत जो सोसाइटी का हर एक हिस्सा जो है अपने अपनी तरीके से कोशिश करता है ह्यूमन राइट्स को स्प्रेड करने में, कि लोगों को एजुकेट करे, वो बताए। जैसे कि मैं भी एक तरीके से ये चीज़ काम कर रहा हूँ, और इस लेक्चर को शेयर करके आप भी इसके अंदर एक भागीरथ रोल प्ले कर सकते हैं, इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लोगों को भी करना है। लास्ट में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ये कंक्लूड कहा गया है, और इसके द्वारा इसको कंक्लूड किया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ दिख रही होगी, तो चलिए इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। आपको इसके नोट्स जरूर बनाने हैं, जिससे आप अगर मंथली, अगर देखिए 2 से 3 लेक्चर 4 लेक्चर के अंदर अगर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक टॉपिक को कितने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। उसके ऊपर अगर कभी ऐसे आ जाता है तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आई लर्न फ्रॉम माई इलिटरेट बट वाइज मदर। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने सीखा मेरी अनपढ़, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बिना पढ़ी लिखी माँ बट समझदार माँ से, that all the right to be deserved and preserved came from duty well done। तो जो सभी राइट्स हमें मिलते हैं, डिजर्व हम जिनके प्रिजर्व होते हैं, तो वो हमारी अच्छी ड्यूटी करने की वजह से, मतलब हमारा जो कर्तव्य है उसको अगर आप अपना कर्तव्य करते हैं, तो आपको भी ये अधिकार है कि आपको ये सारे अधिकार मिले। Thus the very right to live accurate to us only when we do duty of citizenship of the world। तो इन्होंने वर्ड की बात करी है, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, कि महात्मा गांधी जी कितने दूरदर्शी थे, और कह सकते हैं कितने महान विचारक थे, जिन्होंने वर्ड की ही हमेशा बात करी गई है। उन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है इंडियन सभ्यता, इंडियन कल्चर के अंदर ही देखी जा सकती है, जो कि मेंशन है। तो ये चीज़ बताया गया है, उन्होंने सिटीजनशिप बताया है कि हमारे सभी लोग ये जो है सिटीजन हैं, वर्ल्ड के सभी लोग जो है हमारे ही सिटीजन हैं। फ्रॉम दिस वन फंडामेंटल स्टेटमेंट फ्रेज दैट easy enough to define the duties of a man and a woman and correlate every right to some corresponding duty to the first perform every other right can be shown as option hardly worth fighting for। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी। बहुत अच्छे से हमने स्टेटमेंट को देखा। ये स्टेटमेंट आप लोग 1-2 बार रीड करिए, उसको राइट करिए, नोट्स बनाइए। तो आप इस तरीके से जब एक एक करके हर एक स्टेटमेंट को याद रखेंगे, तो आप अपने ऐसे के अंदर मेंशन कर सकते हैं जीएस आंसर राइटिंग के अंदर, और जीएस 4 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है इस तरीके से चीज़ें। तो आपका ही ड्यूटी है कि आपको ये सारी चीज़ें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि और मैं आगे
के आर्टिकल्स को इसी तरीके से डिस्कस करूं। देखिए पहला आर्टिकल था इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बातें भी कर ली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल से हम अपनी काम की बातें ही करेंगे। तो इसको आपको फैलाना है, आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स आएगा उस बेसिस में मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। सो इफ़ यू वांट दिस लेक्चर मोर तो आपको इसको शेयर करना है, जिसमें नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। तो किस तरीके से हम अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी को बैलेंस करते चले, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जिसको लिखा डॉक्टर रणबीर सिंह जी ने और डॉक्टर रितु गुप्ता जी ने। तो बहुत अच्छा ये आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे पॉइंट्स मैं आपको छांट के बता दूंगा। देखिए बहुत ज़्यादा मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम जाती है इस तरीके से रीड करने में, नहीं उनकी आदत है अभी रीड करने की। तो मैं एक तरीके से आपकी रीडिंग एबिलिटी को भी डेवलप कर रहा हूँ। ये हमारा काम ये नहीं कि आपको पक्का पकाया दे दिया, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कितना ईजी वे में आपको डिलीवर किया जाए। आपको रीड करने के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप चीज़ों को रीड करें ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम उतनी चीज़ें आप रीड करें। अगर आप इतनी चीज़ें रीड कर रहे हैं, आप जो मेरे लेक्चर को कम से कम इतना देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होगी। एंड बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपके अंदर बहुत अच्छी जो है एबिलिटी आती आएगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और आप लोगों को लेक्चर को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे बने रहिए। बहुत जरूरी है आपको घर पे बने रहना है। अपनी नॉलेज को इनरिच करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए और लोगों तक इस लेक्चर को फैलाते रहिए और बस एक दूसरे का भला करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।